9 मार्च की शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात हुई। 60 मिनट तक ये कॉन्वर्सेशन चली और इस 1 घंटे में कई मुद्दों पर बात हुई, जिनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा ये था कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो खत्म हो और जो पश्चिमी देशों में या जो मिडिल ईस्ट में जो त्राहिमाम मचा हुआ है उसे किस तरीके से शांत किया जाए। खबर ये भी मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से पहल की गई थी और उसके बाद रशिया से बात हुई, दोनों की बातचीत हुई और पश्चिमी देशों में या मिडिल ईस्ट देशों में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है या इन दोनों दिग्गजों की आपस में जो बात हुई है उस पर भारत का क्या स्टैंड है। 9 मार्च की शाम को अमेरिका की तरफ से फोन जाता है, बताया जाता है कि रूस के राष्ट्रपति से बात करनी है और डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाहते हैं। सोचिए, बातचीत का दौर शुरू हुआ, 60 मिनट 60 मिनट्स 1 घंटा बातचीत हुई और खबर ये मिल रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि जो कुछ भी चल रहा है कब शांत होगा, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर अब पड़ना शुरू हो गया है। ऑब्वियसली भारत पर भी पड़ रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं, एस्मा लागू हो गया है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और उसके बाद फिर बदले में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पहले आप यूक्रेन से भी तो खत्म कीजिए, वो सब भी क्या चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि दोनों दिग्गजों ने पूरी दुनिया में जो इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है उसको लेकर तो बात की ही, लेकिन इसी के साथ जो युद्ध छेड़े हुए हैं उन पर भी बात की गई है कि आप अपने अपने लिहाज से उन सारी चीजों को खत्म कीजिए। आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया था, ये जॉइंट ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन में सबसे पहले दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर जो सबसे ताकतवर थे, सारी पावर उनके हाथ में थी, खामेनेई को मार दिया था। खामेनेई के बेटे के हाथ में सत्ता आ गई है, नया सुप्रीम लीडर उनको चुना गया और जैसे ही मुजतबा खामेनेई को चुना गया 24 घंटे के अंदर अंदर उन पर भी अटैक हुआ। अस्पताल में जिंदगी और मौत से वो लड़ रहे हैं। ईरान को तो नेस्तनाबूद करने की ठान ली है अमेरिका ने और इजराइल ने, और वैसे भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि शुरू हमास ने किया है, खत्म हम करेंगे और हमास, हिजबुल्ला और ये जितने भी ये 3H जो चलते हैं, इनका जो आका ईरान है उसको खत्म करने के लिए पूरी तरीके से इजराइल पीछे पड़ा हुआ है। अब बात आती है कि इस कॉन्वर्सेशन के मायने क्या है। देखिए, बहुत अहम है, रशिया भी पावरफुल है, अमेरिका तो पावरफुल है ही, और दो दिग्गज अगर बात कर रही हैं, दो पावरफुल देश आपस में बात कर रही हैं दुनिया में मचे हुए इस त्राहिमाम को लेकर, तो निश्चित तौर पर इसके मायने बहुत खास हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए चिंता का विषय क्या है और भारत का इस पर स्टैंड क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार बैठकों का दौर अब शुरू कर चुके हैं। हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है या हमारे जो एनर्जीज का भंडार है, अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम देखिए उसी क्षेत्र से लेते हैं जहां पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। वो अलग बात है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमारे लिए बंद नहीं किया है, हमारे लिए खोल रखा है, चीन के लिए खोल रखा है, लेकिन कब तक, सवाल उठता है कब तक। और अगर वो कल को धमकी भी देता है कि मैं बंद कर दूंगा तो कब तक, तो वहां पर तो फिलहाल हालात खराब है। लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली है, और शायद इसीलिए कई सारे बड़े फैसले भारत में भी लिए जा रहे हैं। ईरान जंग के बीच भारत की चिंताएं क्या है, थोड़ा इसे प्रमुखता से आप समझिए। भारत के लिए ये संघर्ष सीधे तौर पर आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर एक बड़ी चुनौती है। जैसे सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, जिसका मैंने जिक्र किया। भारत अपने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों के बाधित होने का खतरा है, जिससे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कीमतें आसमान छू सकती हैं। दूसरा, महंगाई का असर। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों पर होगा, माल ढुलाई, उत्पादन लागत पर होगा। आम आदमी के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे कि साबुन, निर्माण सामग्री, कुछ भी, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन से जिसका पूरा, जो आप सोचिए ना कोई चीज लदकर आ रही है ट्रकों में और वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है वो महंगी हो जाएगी, तो सारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे। रुपए पर दबाव। वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं, जिससे भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। आयात महंगा होने से भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ने का डर है। भारतीयों की सुरक्षा। खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में भी लाखों भारतीय काम करते हैं। युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कुछ भारतीयों को वहां से जैसे कि निकालने की चर्चा भी हुई थी,
और इसी तरीके से देखिए अब अगला कदम भारत का क्या हो सकता है, ये बड़ी बात है। भारत सरकार इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए मल्टी डायमेंशनल रणनीति अपना रही है। कुछ मुख्य कदम है जो उठाए गए हैं, जैसे कि मैंने एस्मा का जिक्र किया। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, भारत ने आपातकालीन स्थितियों के लिए विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर जैसे स्थानों पर विशाल भूमिगत भंडार बनाए हुए हैं। अब सरकार इन भंडारों को उपयोग कर सकती है जब तक कि हालात ठीक नहीं होते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट, मतलब भारत हर देश से न्यूट्रल रवैया अपनाता है, बैलेंस बना के हम चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रुख साफ किया था, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हम हमेशा से अपनाते रहे हैं। ऐसे में भारत अब क्या कर सकता है, बैलेंसिंग एक्ट को और ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। विदेश मंत्रालय लगातार बातचीत कर रहा है ताकि खाड़ी क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए राजनयिक दबाव बनाया जा सके। इंडियन ओशन रीजन में भारतीय नौसेना ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। भारतीय युद्धपोत तैनात किए गए हैं ताकि व्यापारी जहाजों को समुद्री लुटेरे लूट ना ले। भारतीयों के सुरक्षित वापसी के लिए भी सरकार प्लान तैयार कर रही है और भारत कुछ देशों के साथ रुपए में व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ कदम हैं जो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कितने कारगर साबित होंगे और कितने नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि भारत भी अपने यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव कर रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति भी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करते हुए नजर आए हैं। बड़ी सीक्रेट डील जिसमें कुछ बातें हुई हैं, उनमें से मैंने कुछ आपको बताई, जैसे कि युद्ध को लेकर बात हुई, युद्ध थमना चाहिए इसको लेकर बात हुई और इसके अलावा भी कई और मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या प्रभाव पड़ता है भारत पर और दुनिया के बाकी देशों पर भी इस युद्ध का।